हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से हमारा लास्ट आवर प्रिपरेशन के टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रही हूँ यूपी पीजीटी के। आज का जो टॉपिक है वो है अमेरिकन राइटर्स हैं। लिटरेचर के क्वेश्चंस जो लिए हैं वो अमेरिकन राइटर्स के हैं और इसमें 15 क्वेश्चंस लिए हैं लिटरेरी टर्म्स के और 60 क्वेश्चंस लिए हैं ग्रामर के। तो पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को भाई चारों राइटर्स हैं ग्रामर के, उसमें अमेरिकन राइटर्स से पहले एक एक करके यही कंप्लीट करवा दूं। तो अमेरिकन राइटर्स में मैंने हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट और फॉकनर जो हैं ये चारों राइटर्स लिए गए लिटरेरी टर्म्स हैं। और मैं अब इसको जितना आधा आधा करके करवाऊंगी, कभी एक स्वीप में भी करा सकती हूँ। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैं आज इसको आधा ही करवा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। और भैया सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि देखो, ये लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है। बहुत देर हो जाए इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग इस बैच को अभी तक भी आपने नहीं लिया है तो आप इस बैच को ले सकते हैं। आप लोग बहुत जगह पे पढ़े होंगे, करा होगा, या जो मेरे भी स्टूडेंट्स होंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से कई साल पहले कई से काफ़ी टाइम तक पढ़ चुके हैं, जिनके पास अपना पूरा पूरा बैकअप भी है, सब कुछ है, लेकिन एक अगर एक क्विक रिवीजन करनी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स नहीं है, ये एक कंप्रेस्ड बैच है। इसमें अभी तक हमने 3 राइटर्स हमारे हो गए हैं। देखो जी, मैं बता रही हूँ, 3 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ था। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन इसमें कंप्लीट हो गया। हर राइटर के 350 से 400 क्वेश्चंस मैं इसमें करवा रही हूँ। 350 से 400 क्वेश्चंस हर राइटर के, यानी कि अभी तक आप ये सोचो कि 1200 क्वेश्चंस तो मैं इसमें 3 राइटर्स के करा चुकी हूँ। और उसके अलावा मैंने इसमें लिटरेरी टर्म्स भी हो गए हैं। बैकअप सबका मिलता है, सारी चीज़ का जो है, जो क्लासेस हो चुकी हैं, लाइव चल रहा है बैच ये। और इसमें ग्रामर है। अब जैसे अभी जॉन मिल्टन ख़त्म हुआ है तो अभी मैं ग्रामर के टॉपिक्स इसमें लूँगी। ग्रामर मेरा कराने का तरीका इसमें ये है कि मैं इसमें जो है पूरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन के माध्यम से उनको स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स जो है समझाती हूँ। जैसे अभी मैं क्लॉजेस समझाऊंगी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्लॉजेस है, तो क्लॉजेस समझाऊंगी स्टूडेंट्स को। तो भैया आपको अगर ये इससे सस्ता बैच आपको मतलब मेरे यहाँ पर तो नहीं मिल सकता प्लेटफॉर्म पे। और अभी आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत जगह पे शोर मचता हुआ देख लिया होगा कि 23,000 वैकेंसीज, 23,000 वैकेंसीज हैं। देखो भाई, बहुत अच्छी बात है, नए लोगों को के लिए 23,000 वैकेंसी आनी है। हमें भी पता है, हमारे लिए भी बहुत बहुत बड़ा मौका होगा जब 23,000 वैकेंसीज आ जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि भाई देखो, मैं तो अपना बैच लॉन्च तब करूँगी जब वैकेंसी आ जाएगी। क्या चेंजेस होंगे, क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, कोई एज रिलेटेड वो तो नहीं होगा। क्योंकि देखो, कोई चीज़ शुरू करने, कोई वैकेंसी आने से पहले अगर बैच लॉन्च कर दो ना, तो वही दिक्कत होती है। जैसे हमारा 2021 में हमने बिना वैकेंसी आए जो है हमने यूपी एलटी का बैच लॉन्च कर दिया था और फिर बड़ी दिक्कत हो गई थी। कई स्टूडेंट्स जो है ओवर एज भी हो गए थे और वैकेंसी आई 2025 में। तो लेट द वैकेंसी कम, उसके बाद ही क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या रहती हैं, उसके हिसाब से नया बैच जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो बाकी तो मैं कहती हूँ भाई, जिनको क्वालिटी चाहिए होगी, पढ़ना होगा, वो वेट करेंगे। बाकी कोई बात नहीं है, जो आप अपना अभी जैसा भी आप चाहें। तो ये है पहला बैच मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारा पाइनियर वाला बैच, जो अब ये 1,000 रुपीज़ का हो गया है। और इसमें 7,500 क्वेश्चन है, 72 टेस्ट पेपर्स हैं इसमें। इसमें सिर्फ टेस्ट पेपर्स हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा गया। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आकर हमारा जो है ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड किया हुआ है तो स्टोर में जाकर आप ये देख सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपने इन्हें नहीं लिया ना तो अफसोस करेंगे कि क्यों नहीं लिया। और इसके बाद ये पीजीटी का, पीजीटी के 20 टेस्ट पेपर्स हैं ये, जिसमें एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी गई है। और अब जो है मैं करवाने, ये भी आप ले सकते हैं, 1 महीना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो आप लोग जो है करना शुरू तो करिए। बात क्या होती है ना कि फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, फिर अफसोस करते हैं, यार पहले मिल गई होती मैडम तो अच्छा रहता, ये है वो है। खैर, अब आप लोग को पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूं। देखो, पहला क्वेश्चन है विच टेक्निक, मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसके बाद जवाब दो। विच टेक्निक इज हेमिंगवेज इज अर्नेस्ट हेमिंगवे फेमस फॉर, विच एम्फेसाइजेज ओमिशन एंड सरफेस लेवल डायलॉग। और सभी को पता होगा ये कि हेमिंगवे की जो थ्योरी है वो है आइसबर्ग थ्योरी। दैट इज आइसबर्ग थ्योरी। और आइसबर्ग थ्योरी का मतलब होता है
कि जब आप जो है उसमें कुछ चीज़ें बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें बताते हैं और बहुत सारी, आइसबर्ग थ्योरी या थ्योरी ऑफ, इसे ही कहा जाता है थ्योरी ऑफ ओमिशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ ओमिशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये जो सेशन है ना, ये ना केवल टीजीटी की, वो यूपी पीजीटी के लिए, बल्कि ये यूपी जीआईसी लेक्चरर के लिए भी बहुत बढ़िया है। इन विच नॉवल डज द प्रोटेगनिस्ट फ्रेडरिक हेनरी डेजर्ट द इटालियन आर्मी, the for whom the bell tolls, the sun also rises, a farewell to arms, across the river and into the trees। ये भी हेमिंगवे का ही नॉवल है और इसका नाम है दैट इज अ फेयरवेल टू आर्म्स। देखते चलिएगा कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। Old men stay at the edge of the sea, I'll go out further, which work features this thematic struggle against nature। देखो भाई, ओल्ड मैन स्टे एट द एज ऑफ द सी, आई गो आउट फर्दर। तो यहाँ पर एक कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कोड हीरो होता है कि ग्रेस अंडर मिसफॉर्च्यून भी जो होता है उसे कोड हीरो कहा जाता है। कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया ही किसने है? हेमिंगवे ने। और ये है द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हालांकि नोबेल प्राइज़ तो कलेक्टिव वर्क के लिए मिलता है। हेमिंगवेज द सन ऑल्सो राइजेस, जिसे यूके में फिएस्टा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक क्विंटेसेंशियल नॉवल है। इट इज़ एन एग्जाम्पलर नॉवल ऑफ किस चीज़ का है? और हेमिंगवे ने एक टर्म बहुत फेमस करी है और उस टर्म का नाम क्या है? दैट इज़ द लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन एक्सपेट्रिएट्स थे ये लोग। लॉस्ट जनरेशन गर्टूड स्टीन के द्वारा दी गई टर्म है। फेमस बनाया है हेमिंगवे ने। Which Hemingway novel is set against the backdrop of the Spanish Civil War? Spanish Civil War. Death in the afternoon, movable feast, for whom the bell tolls, true at first light। देखो भाई, बात ये है, हेमिंगवे हो, फॉकनर हो, इनके ना क्वेश्चंस जो आते हैं ना, कैरेक्टर से संबंधित आते हैं, वर्क से संबंधित आते हैं। तो जो, और इसमें भी अभी भी जो आए हैं हेमिंगवे के, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाले आए हैं, स्पेनिश वॉर वाले आए हैं, दैट इज फॉर हुम द बेल टोल्स, जॉर्डन वाला जो है। सेंटियागो द ओल्ड मैन एंड इन द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी रिप्रेजेंट्स द हेमिंगवे कोड हीरो। कोड हीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हेमिंगवे ने दिया है। कोड हीरो कौन होता है? ग्रेस अंडर प्रेशर, the one who shows grace under pressure। The answer is B, who shows grace under pressure। The title of farewell to arms is taken from a poem by, farewell to arms जो है वो कहाँ से लिया गया है? farewell to arms is taken from a poem by। तो भैया देखो, for whom the bell tolls जो है वो तो जॉर्डन से लिया गया है। तो ये वाला भी बताइए कहाँ से लिया गया है? एंड दैट इज जॉर्ज पील। दैट इज, मैंने अभी बता रही थी ना कि फॉर होम द बेल टोल्स जो लिया गया है वो जॉर्डन से लिया गया। और इसके बारे में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आपको बता भी दूँ, फेयरवेल टू आर्म्स जो है इसके बारे में। तो 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। देखिए, ये एक 16th सेंचुरी पोएम है, फेयरवेल टू आर्म्स जो है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉर्ज पील के द्वारा है। ये एक जो है ये सेम नेम से ही है, फेयरवेल टू आर्म्स। ये पोएम एक पॉलीहिम्निया नाम से लिया गया है और ये एक सोनेट में है और इनके एक वर्क में है। और फेयरवेल टू आर्म्स, द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जॉर्ज पील्स पोएम ऑफ द सेम जो है नेम, दैट इज फेयरवेल टू आर्म्स। विच शॉर्ट स्टोरी बाय हेमिंगवे फीचर्स अ हस्बैंड एंड वाइफ? इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी पूछे जा सकते हैं। Which short story by Hemingway features a husband and wife discussing an operation at a train station in Spain? तो the snows of Kilimanjaro, the killers, hills like white elephants, a clean well lighted place। अब इसके बारे में आपको बताऊँ, इसमें ना ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है,
लेकिन ना यहाँ पर ये अबॉर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो है एक लड़का और लड़की, तो ये है हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स, हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स। कैथरीन बार्कले जो फेयरवेल टू आर्म्स में जो उसमें वन ऑफ द कैरेक्टर्स है, चाइल्ड बर्थ कौन से, मतलब मैं क्वेश्चन का आंसर बता गई हूँ। कैथरीन बार्कले जो है वो जो है वो कौन से नॉवल में है, दैट इज अ फेयरवेल टू आर्म्स, कैथरीन बार्कले। तो ये सारे जो हैं ये अभी अमेरिकन राइटर्स के ही हैं। हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर, 1953 में आई थी, दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। और बेसिकली इसी के लिए मिला था उन्हें नोबल प्राइज, तो ये मिला था 1954 में, 1954। द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन अपीयर्स इन, रॉबर्ट जॉर्डन सिविल जिसका काम था ब्रिज को उड़ाना, दैट इज फॉर whom द बेल टोल्स, फॉर whom द बेल टोल्स। What is the name of the protagonist in The Sun Also Rises who suffers from a war wound and he became important? Sun Also Rises में जो protagonist है और जो narrator of the story है वो कौन है? ऐसे कि ये क्वेश्चन तो आते हैं भैया, ये कौन है, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है जेक बार्नेस, दैट इज जेक बार्नेस। आप 2021 का पेपर उठा के देख भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फिक्शन वर्क बाय हेमिंगवे अबाउट बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग के बारे में एक नॉन फिक्शन वर्क है, यानी कि एक मेमोयर है, और वो कौन सा है, दैट इज डेथ इन द आफ्टरनून, डेथ इन द आफ्टरनून, बुल फाइटिंग पर है ये। In the Old Man and the Sea, how many days did Santiago go without catching a fish before the main action starts? जैसे सलाव जब ना बहुत लंबा समय बीत जाता है और वो फिश नहीं पकड़ पाता है ओल्ड मैन, तो उसका जो वो है तो कितने दिन तक फिश नहीं पकड़ पाता, उसे सलाव कहते हैं, और दैट आंसर इज 84, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिंगवेज प्रोज स्टाइल इज, अर्नेस्ट हेमिंगवे का प्रोज स्टाइल कैसा है भैया? उनकी हेमिंगवे की थ्योरी कौन सी है? हेमिंगवे की थ्योरी है दैट इज जो उनकी एक जो जिसे कहना चाहिए एक उनकी छोड़ देने वाली, बहुत कम जो है वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं, तो उनको जो है जो थ्योरी है दैट इज भाई आइसबर्ग थ्योरी उनकी कहलाती है। तो उसमें क्या होगा, मिनिमलिज्म होगा। द आंसर इज सी, शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड मिनिमलिज्म। Faulkner's fictional county where most of his stories take place is named. फॉकनर जो है वो एक रीजनल राइटर है, और उनकी जो फिक्शनल काउंटी है उसका नाम है योकना पटाफा, दैट इज योकना पटाफा। द आंसर इज बी, योकना पटाफा। Which Faulkner novel uses 4 different narrators including the mentally disabled Benji Compson, जिससे शुरुआत ही होती है, and that is The Sound and the Fury, जिसका टाइटल जो है वो मकबेथ से लिया गया है। The Sound and the Fury, और टाइटल लिया गया है मकबेथ से। The title The Sound and the Fury is a reference to a play by, मकबेथ किसका प्ले है? विलियम शेक्सपियर का। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ते जाएंगे ना, आपको ये क्वेश्चंस में से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, घूमे हुए भी मिल सकते हैं, बट होता क्या है ना, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इन एज आई ले डाइंग द बंड्रन फैमिली इज ट्रेवलिंग टू जेफरसन टू बरी। एज आई ले डाइंग जो कहते हैं कि 6 हफ्ते में उन्होंने ये नॉवल कंप्लीट कर ली थी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। तो जो बंड्रन फैमिली है वो कहाँ से, जेफरसन टू बरी, किसको दफनाने के लिए जो है वो जा रही है, और दैट इज एडी, एडी बंड्रन। द आंसर इज ए, एडी बंड्रन। Which novel features the character Joe Christmas and explores theme of racial identity? भैया ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना यही दिमाग खराब कर देते हैं। जो क्रिसमस एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रेशियल आइडेंटिटी, लाइट इन अगस्त, लेना ग्रोव का वाला, लाइट इन अगस्त, लेना ग्रोव वाला जो इसमें एक कैरेक्टर लेना ग्रोव भी है। Who is the protagonist of Absalom Absalom who attempts to build a dynastic empire? Quentin Compson, Thomas Sutpen, Flem Snopes या कर्नल सार्टोरिस?
एंड द आंसर इज थॉमस सुटपिन। दैट इज ये अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके के क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं। द स्नोप्स ट्रायलॉजी consists of the hamlet, the town and the village, the mansion, the city, the state. Yes, and the answer is the mansion. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इसमें एक छोटा सा हुआ है, माई मदर इज अ फिश, दिस शॉर्टेस्ट चैप्टर अकर्स इन विच नॉवल? माई मदर इज अ फिश, दैट इज एज आई ले डाइंग। द आंसर इज एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग। Faulkner received the Nobel Prize in Literature in 1949, but in which year was it actually delivered? Actually, Faulkner को 1949 में Nobel Prize दिया गया था, but he received the prize in 1950. He received the prize in 1950. Which technique is most associated with Faulkner's complex narrative style? Objective correlative, stream of consciousness, Picaresque या epistolary? अगर आप फॉकनर के नावल को पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक चलती है। द आंसर इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। और आपको पल्प फिक्शन भी देखने को मिल सकता है। इन अ रोज ऑफ एमिली व्हाट डू द टाउन्स पीपल फाइंड ऑन द पिलो नेक्स्ट टू द कॉप्स? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट स्टोरी है, रोज फॉर एमिली, जिसमें एक रोज नाम की ये फोरम में द फोरम में पब्लिश हुई थी। शॉर्ट स्टोरी है फॉकनर की। लेट मी टेल यू द शॉर्ट स्टोरी इन शॉर्ट। ये रोज फॉर एमिली, एक एमिली नाम की लड़की है एंड उसकी शादी नहीं हुई है। उसके फादर, हर फादर डिडंट अलाउ हर टू गेट मैरिड। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वो एक बहुत बड़े मेंशन में रहती है एंड शी बेयरली गोज आउट। तो उसके बाद उसके घर में केवल एक आदमी रहता है जो उसके घर के काम वाम करता है। अचानक से उसका एक रोमांटिक इंटरेस्ट जो है एक व्यक्ति में होता है और कुछ समय बाद वो, जिसका नाम होमर है, और अचानक कुछ समय बाद होमर जो है गायब हो जाता है। और जब एमिली की डेथ होती है तो पूरा परिवार, पूरा जो टाउन है वो एमिली को के फ्यूनरल में जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग उसके घर पे जाते हैं देखने के लिए, कि कभी आज तक उसके घर में नहीं गए होते देखने कि कैसे रहती थी। और जब वो लोग उसके एक बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर एक डीकम्पोज लाश है, होमर की लाश जो है वो वहाँ पर है। और एमिली और ना उस पर जो तकिया है उस पे इंडेंटेशन है सिर का। तो वो, और उस पे एक जो पिलो पे जो इंडेंटेशन है, यानी कि एमिली के सिर का जो इंडेंटेशन है उसके साथ ही एक आयरन ग्रे हेयर है। इसका मतलब वो होमर की कॉप्स के साथ ही लेटती थी। तो वो जो है ना ये कहानी तो छोड़ दी है कि वो बताया नहीं है पूरा कि भाई क्यों मारा, कैसे मारा, कुछ नहीं बताया है। तो एमिली जो है उसके आयरन ग्रे हेयर जो है पिलो पर पाया जाता है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है फॉकनर की। तो मैंने बीच में छोटी सी कहानी भी आपको सुना दी। द कैरेक्टर डिल्से अपीयर्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी एज अ सिंबल ऑफ। डिल्से जो वहाँ पे सर्वेंट है, शी दैट इज द सिंबल ऑफ एंड्योरेंस एंड स्टेबिलिटी। एंड्योरेंस एंड स्टेबिलिटी। विच नॉवल वॉज रिटन बाय फॉकनर? अभी यह क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऐसे ही बता दिया था। और ये नॉवल जो लिखा गया है फॉकनर के द्वारा 6 वीक्स में, जिसको वो क्लेम करते हैं। द आंसर इज एज आई ले डाइंग। फॉकनर सदर्न गोथिक स्टाइल फोकसेस ऑन। फॉकनर का सदर्न गोथिक स्टाइल किस चीज पे फोकस करता है? एंड दैट इज द डीके ऑफ द ओल्ड सदर्न एरिस्टोक्रेसी। The decay of the old southern aristocracy. Now, next question is, which of these is not a member of the Compson family? Caddy,
जॉनसन, वर्डमैन या क्विंटन? इसमें से सी है, क्योंकि ये बंड्रेन है एज आई ले डाइंग वाला, ये कैरेक्टर है एज आई ले डाइंग में। अब ये 30 क्वेश्चन में देखिए कितने ठीक हुए। अब हमारे नेक्स्ट जो दो राइटर्स हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द रूरल लाइफ ऑफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्हें 4 पुलिट्जर प्राइज मिले, बट ही डिडंट गेट नोबेल प्राइज, दैट वाज हिज, जैसे कहना चाहिए, हिज लाइफ लॉन्ग रिग्रेट दैट ही कुडंट गेट इट। What he was even not declared the national poet of America. That was Walt Whitman. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज often associated with the rural life of न्यू इंग्लैंड, जो कि अमेरिका में है। द आंसर इज बी, न्यू इंग्लैंड। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच पोएम? गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये बेसिकली पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है और इसका आंसर है मेंडिंग वॉल। वेरी ब्यूटिफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन द रोड नॉट टेकन, आप सबने पढ़ भी रखी होगी ये पोएम, और ये सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक में 9th क्लास में है, द रोड नॉट टेकन। और उसकी में उसका जो क्रक्स ऑफ द पोएम वही है कि आर चॉइसेस डिसाइड आर फ्यूचर। तभी तो मैं कहती हूँ ना कि आप जब हमारी चॉइस जो है वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती हो, तो हमारी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए तो कह रही हूँ कि आप लोग जो है लास्ट ऑफ बैच खरीद लो। द रोड नॉट टेकन, 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलोवुड, येलोवुड में जो है वो डाइवर्ज होती है। हाउ मेनी पुलिट्जर प्राइज डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिले थे 4 पुलिट्जर, 4 पुलिट्जर मिले थे। Miles to go before I sleep is a repeated line from, miles to go before I sleep, miles to go, but I have promises to keep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. And the answer is stopping by our woods on a snowy evening. Beautiful, most beautiful lines. Which poem by Frost discusses the end of the world through 2 elemental forces? अभी ये EMRS में भी इससे संबंधित 2 क्वेश्चंस आए थे, और ये था आपका फायर एंड आइस। फायर इज द सिंबल ऑफ desires and ice is the symbol of hatred. In Birches, the speaker dreams of being a, वो कहते हैं ना earth is the right place to love, तो वो कहते हैं I want to be the swinger of the birches, तो and that is swinger of birches. Birches, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। कहते हैं मैं एक बार ऊपर जाना चाहता हूँ फिर वापस आना चाहता हूँ, वाई? बिकॉज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, एंड द आंसर इज बर्चेस। आउट डील्स विद द ट्रेजिक डेथ ऑफ अ यंग बॉय कॉज्ड बाय, आउट बज़सॉ, कि एक बच्चा होता है, उसकी बहन जो है उसे बुलाने के लिए आती है और वो उसका हाथ कट जाता है, बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसाइटेड विच पोएम एट द इनॉग्रेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी? इसकी भी बड़ी बढ़िया सी जो है इसकी कहानी है, लेट मी टेल यू दैट स्टोरी एज वेल। कहते हैं वो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं सुनाई, ये सबसे बढ़िया का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ही वॉज टू रिसाइट डेडिकेशन पोएम, ही वॉन्टेड टू रिसाइट द पोएम डेडिकेशन। वो ना ही वॉन्टेड टू रिसाइट डेडिकेशन, बट ही कुड नॉट डू सो, क्योंकि बहुत तेज आंखों में उनके रोशनी पड़ रही थी, ऐसा कहा जाता है। और ये जो पोएम है गिफ्ट आउटराइट, ये इनको ना बाय हार्ट याद थी, तो इन्होंने ये पोएम जो है वो इनॉग्रेशन में द गिफ्ट आउटराइट जो है ये सुनाई थी। और कहते हैं अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अगर डेडिकेशन सुना देते तो बहुत ही बेकार पोएम थी ये।
तो इंटेंडेड थी ये एक स्पेशल प्रोलॉग था रिटन फॉर द इवेंट, बट ही कुड नॉट डू सो. सो इन प्लेस ऑफ डेडिकेशन ही रिसाइटेड द गिफ्ट आउटराइट. He was the first poet to speak at a presidential or inauguration. फिर भी उनकी लाइफ लॉन्ग उनको दर्द यही रह गया कि आई कुड नॉट गेट द नोबल प्राइज. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच Frost poem is a dramatic dialogue between a husband and wife regarding the death of their child, and that is home burial. होम बरियल जिसमें पति और पत्नी जो हैं उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो उसको दफनाने के ऊपर एक पोएम लिखी हुई है, बड़ी हार्ट टचिंग पोएम है. फ्रॉस्ट फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री वॉज टाइटल्ड दैट इज अ बॉयज विल. द आंसर इज अ बॉयज विल. Something is there that doesn't love a wall. This is the opening line of Mending Wall. The answer is B, Mending Wall. The death of the hired man features a character named Silas who comes home to die. The home belongs to. Home is the place which have to take you in, where you go. तो ये किसका घर है? Warren and Mary, John and Jane, Robert and Eleanor, Bill and Martha. And the answer is, that is Warren and Mary. Warren and Mary. The answer is A. Which of the following describes Frost's views of poetry? Spontaneous overflow, Wordsworth का है. Momentary stay against confusion, the best words in the best order. An escape from personality, T.S. Eliot का है. तो इसमें जो सही आंसर है, द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर. द आंसर इज सी, बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर. नहीं, अ मोमेंटरी स्टे अगेंस्ट कंफ्यूजन. एंड लेट मी चेक दिस. ओके, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स जो है ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है. दैट इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. यही है अ मोमेंटरी स्टे अगेंस्ट कंफ्यूजन, दैट इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और ये जो है द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, ये एस.टी. कॉलरिज का है. ये मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी. और ये है आपका टी.एस. इलियट का. दैट इज बाय टी.एस. इलियट. ये सबके अपने अपने विचार हैं पोइट्री के बारे में. तो द आंसर इज बी. वॉल्ट विटमैन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ. वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स या वर्स लिब्रे कहा जाता है. द आंसर इज सी, फ्री वर्स. दैट इज फ्री वर्स. Whitman's lifelong collection of poetry is titled Leaves of Grass, Drum Traps, Specimen Days, Democratic Vistas. And the answer is Leaves of Grass. The answer is Leaves of Grass. The answer is A, Leaves of Grass. In Song of Myself, Whitman famously writes, I celebrate myself and Song of Myself, Whitman famously, I celebrate myself and I sing myself, I love myself, I know myself and I sing myself. Song of myself है sing myself. ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी रिटर्न फॉर. ओ कैप्टन माई कैप्टन जिसमें जो शिप है वो अमेरिका है, पूरे उसमें मेटाफर जो है वो यूज़ किया गया है. और ये है अब्राहम लिंकन के लिए. दैट इज अब्राहम लिंकन. Which major elegy by Whitman uses the symbol of lilac, a star and a bird?
lilac, a star and a bird. And the answer is when lilacs last in the dooryard bloomed. When lilacs last in the dooryard. ये भी एक एलिजी है, अब्राहम लिंकन के लिए ही है. In Whitman's poetry, the grass primarily symbolizes. विटमैन की पोएम में ग्रास जो है वो सिंबलाइज करती है. ग्रास इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. इसे बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. द आंसर इज द डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल. I sound my barbaric yawp over the roofs of the world. This line appears in, and this line appears in Song of Myself. Song of Myself. ठीक है जी. बार्बरिक यॉप जो इसमें वर्ड दिया हुआ है, जो आई साउंड माई बार्बरिक यॉप. बार्बरिक यॉप का मतलब होता है फ्री एक्सप्रेशन. और बीट सॉरी बार्बरिक यॉप मीन्स होता है फ्री एक्सप्रेशन. आई साउंड माई बार्बरिक यॉप ओवर द रूफ्स ऑफ द वर्ल्ड. द आंसर इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. Walt Whitman served as a volunteer during the American Civil War as a soldier, general, nurse, journalist. तो इसका सही आंसर है नर्स, वूंड ड्रेसर, नर्स. Which poem by Whitman celebrate the diverse occupation of Americans? I hear America singing, For You or Democracy, a noiseless patient spider on the beach at night alone. And the answer is I hear America singing. The answer is I hear America singing. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है. एंड द क्वेश्चन इज दिस कि कौन सा ईयर में द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन 4 जुलाई को आया था. 1845, 1850, 1855 या 1860. एंड द आंसर इज 1855. 1855. Who wrote a famous letter to Whitman saying, I greet you at the beginning of a great career? Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Hawthorne या Edgar Allan Poe. And the answer is Emerson. Emerson बहुत ज़्यादा उनको प्रेज करते थे. That is Ralph Waldo Emerson. Out of the Cradle, Endlessly Rocking is a poem about the birth of a child, the awakening of a poetic soul, a ship at sea, the horrors of war. And the answer is the awakening of a poetic soul. देखिए, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग ये ओरिजिन ऑफ पोएटिक कॉन्शियसनेस के बारे में बताती हुई है. नेचर एज अ टीचर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक है. और जो इसमें जो सिंबल्स यूज़ करे हैं, सी क्रेडल के रूप में यूज़ करा है, रिप्रेजेंट्स लाइफ. एंडलेसली रॉकिंग कंटिन्यूस फ्लो ऑफ टाइम. इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स चाइल्डहुड अवेकनिंग इनटू पोइट्री, द अवेकनिंग ऑफ अ पोएटिक सोल. तो सिंबॉलिक पोएम है बहुत ही ज़्यादा. The answer is B. Next question is, in Crossing Brooklyn Ferry, Whitman emphasizes the distance between people, the physical beauty of the bridge, the shared human experience across generations, the dangers of modern transport. Crossing Brooklyn Ferry. That is the shared human experiences across generation. Which collection of Whitman's poetry focuses on his experiences during Civil War? Calamus, Children of Adam, Drum Taps या Saints at 70. And the answer is C, Drum Taps. That is C, Drum Taps.
Do I contradict myself very well? Then I contradict myself. I am large, I contain multitudes. This is from Passage to India, Song of Myself, The Sleepers, To a Locomotive in Winter. And the answer is Song of Myself. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चंस जो मैंने 4 राइटर्स के लिए थे, 15-15 करके थे। और बीच में अभी मैंने कहा राइटर वाइज पहले करवा दूँ, तो अभी मैं 65 क्वेश्चंस करा देती हूँ, बाकी के कल कराऊंगी। विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ डेलिब्रेट अंडरस्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस ऑफन यूजिंग अ नेगेटिव टू अफर्म अ पॉजिटिव। जैसे हम बोलते हैं ही इज नो फूल, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। तो दो नेगेटिव से पॉजिटिव वो लेते हैं, दैट इज लाइटोटीज। द आंसर इज लाइटोटीज। द repetition of a word or phrase at the beginning of successive clause is known as, that is epistrophe, anaphora, chiasmus या alliteration, and the answer is B, that's anaphora. The chair groaned under the weight of the men. This is an example of metaphor, personification, oxymoron या synecdoche. The chair groan कर रही है, तो ये है चेयर को ह्यूमन बीइंग के तौर पे दिखाया गया, and that is personification. Which term describes a sudden reversal of fortune for the protagonist in a Greek tragedy? Hamartia, that is tragic flaw. Peripeteia, anagnorisis, या catharsis. And the answer is, that is by hamartia, tragic flaw. पेरीपीटिया जो है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, एनाग्नोरिसिस रिकॉग्निशन, और कैथारसिस का मतलब होता है परगेशन ऑफ फीलिंग्स। द आंसर इज बी, पेरीपीटिया। In which figure of speech is a part of something used to represent the whole? Part for whole, whole for part, and that is synecdoche. हैंड्स फॉर द होल ह्यूमन बींग, सिनेक्डोकी। तो ये थे 65 क्वेश्चंस, और मैं इसमें देखती हूँ क्वेश्चंस तो इसमें ज़्यादा है, मेरे ख्याल से मेरे मैथ्स में गड़बड़ कर दी मैंने, क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, 125 से ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 15 ज़्यादा होंगे, नहीं 125 ही हैं, 125 ही क्वेश्चंस हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे ग्रामर के हैं। अभी 10 क्वेश्चंस अभी लिटरेरी टर्म्स के हैं, तो और 50 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं। तो ये हुआ हमारा आज का जो है सेशन। आई होप कि आपको सेशन जो है अच्छा लगा हो। और यहाँ एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको इन पेपर्स की PDF मिल जाएगी। कल डलेगा मगर